हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत वाला अभी चैप्टर चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा एक थिंकर है उनके बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद अपने पॉइंट्स स्टार्ट करेंगे, राइट। तो अभी तक हमने कई सारी बातें समझ चुकी हैं कि राजनीतिक सिद्धांत से रिलेटेड की राजनीति क्या होती है, देन ये हम क्यों पढ़ते हैं और कैसे कैसे लोगों के विचारधाराएं होती हैं, वो सारी चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। एंड अभी आगे भी बहुत सारी चीज़ें हमें चैप्टर में क्लियर करनी है। और इसमें पहले हम ये देख लेते हैं, क्योंकि ये थिंकर हमारे एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एथिक्स के सिलेबस में इनके नाम भी दिए गए हैं कि हमें पढ़नी है चीज़ें, और मतलब इनसे रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एंड कोई भी आंसर लिख रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री का लिख रहे हों, चाहे वो जियोग्राफी का लिख रहे हों, और किसी से मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी या किसी का भी, तो वहाँ पे यदि हमें कहीं पे भी लगता है कि इनकी कुछ विचारधाराएं हम शामिल कर सकते हैं कि अरस्तु के द्वारा या सुकरात के द्वारा ऐसा कहा गया है, गांधी जी के द्वारा ऐसी बातें कही गई थी, तो वहाँ पे हम पुट कर सकते हैं एंड वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि प्राचीन यूनान में एथेंस नगर में सुकरात को सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा जाता था। वह समाज, धर्म और राजनीति के बारे में प्रचलित मान्यताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा करने और चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि इसमें क्या कहा जाता था, यूनान के एथेंस, मतलब यूनान में एथेंस एक शहर है, वहाँ पे क्या होता है कि सुकरात को सर्वाधिक विवेकशील, विवेकशील का मतलब क्या होता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक है, कि जो बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी फैसले का मतलब कोई भी यदि समस्या है उसका समाधान ढूंढता हो, तो मतलब एक बकवास टाइप का इंसान नहीं, एक बहुत ही सिंसियर इंसान की बात की जा रही है कि वहाँ पे व्यक्ति माना जाता था। और क्या होता है कि वह समाज, धर्म और राजनीति के बारे में प्रचलित मान्यताओं को सवाल के कटघरे में खड़ा करने और चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध थे। यानी कि समाज में कुछ भी हो रहा गलत, वहाँ पे भी वो चुनौती देते थे, और राजनीति में हो या धर्म में हो, वो कहीं पे भी नहीं छोड़ते थे। और इसके लिए ही उसे एथेंस के शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था कि जब कोई इंसान सही बोलने वाला होता है, सपोज हमारी गवर्नमेंट काफ़ी बुरा कर रही है एंड हम उसके अगेंस्ट जाके कुछ गलत बोलते हैं, तो आपको पता है कि हमें कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी तरीके से दबा दिया जाएगा। आपको याद होगा कि जब एक बार किया गया था एक व्यक्ति के द्वारा कि जो भी मतलब गवर्नमेंट टीचर हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ें। यानी कि जितने भी हमारे इंडिया में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे वो किसी भी मतलब हाई पोस्ट में हो या लो पोस्ट में हो, डजेंट मैटर कि वो किस पोस्ट में है। हाँ, गवर्नमेंट उन्हें यदि पेमेंट दे रही है, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो उन्हें क्या करना था कि जितने भी मतलब जितने लोग हैं उनके बच्चे हैं, या ये जो राजनीतिक नेता हैं, तो इनके जो बच्चे हैं ये गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ें, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया गया था कि उस व्यक्ति की बात तो चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं से बाहर तो आ गई, और वो भी हो सकता है बहुत से लोगों, शायद आप में से कई लोग होंगे जो आज मेरे मुंह से पहली बार सुन रहे होंगे कि ऐसा भी कभी मुद्दा उठाया गया था एंड उस व्यक्ति को फिर ऐसे दफना दिया गया, दबा दिया गया, मतलब उस व्यक्ति की आवाज़ को, कि फिर वो मुद्दा कहीं पे भी नहीं उभरा, और उस दिन के बाद से वो कहीं सुनाई भी नहीं दिया, कहीं कोई बात नहीं हुई उसके बारे में, ना किसी न्यूज़ पेपर में, ना किसी न्यूज़ चैनल में, ना किसी के द्वारा कही गई, ना कि कोई राजनेता उसमें ऑब्जेक्शन लिया, ना कोई अदर लीडर, वहाँ पे कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यदि वो ऐसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम तो वो चला रहे गवर्नमेंट स्कूल, ये हमारे राजनेता जो कर रहे हैं सारा जो भी नियम कानून बना रहे हैं, अब उनको तो पता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है यहाँ पे सिर्फ राजनेता ही जिम्मेदार नहीं है, यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी है रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी बनती है कि वो जाके चेकअप करे। कम से कम हर बार तो नहीं जा सकते, लेकिन एक दो बार तो जाएं, ये रहे मतलब पब्लिक को डर रहे कि हाँ डीएम साहब या जो भी एसडीएम है हमारे इलाके के, वो यहाँ राउंड पे आ सकते हैं। बस एक शंका तो बना के रखिए अब थोड़ा सा इस तरीके का। अब यहाँ तो कोई वही नहीं है, किसी का मतलब डर ही नहीं है। देखो तो बढ़िया आराम से खो सोते रहते हैं। गर्मियों का सीजन आ गया, अब तो और आराम से टीचर बैठ के सोएंगे। पेमेंट सबसे ज़्यादा मिल रही है उन्हें। एजुकेटेड टीचर ही गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं, एंड गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बहुत ही गिरी स्थिति में उनकी हालत होती है।
तो वो सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हम एक को दोषी नहीं मान सकते हैं। और यहाँ जो भी गांव में स्कूलें वगैरह होती हैं या सिटी में, तो जो आसपास पब्लिक रहते हैं कहीं ना कहीं दोषी वो भी है कि जब वो ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं तो ना तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन लेते हैं, ना उसमें कोई इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं कि चलो अब ये एक मान्यता हो गई जिससे हमारे अंदर मेंटेलिटी भर चुकी कि अरे राजनेता, अरे राजनीति तो मतलब बेकार है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे अंदर ये भी, अरे सरकारी स्कूल, तो सरकारी स्कूल का मतलब या शासकीय स्कूल का मतलब हम क्या है कि बस मध्याह्न भोजन के लिए यदि नाम लिखवाना हो तो आप लिखवा दो, वरना पढ़ाई के लिए तो उधर वो बेटर नहीं है। बस एक सोच बन गई कि सरकारी स्कूल में तो कुछ होता ही नहीं। यार हमने देखा था कि यदि हमारे कंट्री की जो पब्लिक है वो अवेयर होगी तभी लोकतंत्र का जो अस्तित्व है वो बना रहेगा, अन्यथा ये बिल्कुल भी जीवित नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम सब भी कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पे खैर फिर बहुत आगे चला जाएगा, इसमें आते हैं। तो उनकी भी जो सुकरात थे उनकी भी कंडीशन यही थी, एंड फाइनली उन्हें क्या कर दिया जाता है, वहाँ के जो शासक थे, क्योंकि राजनीति में जो भी कुछ गलत हो रहा था वो ऑब्जेक्शन ले रहे थे, तो उनका कहीं ना कहीं बाधा बन रही थी कि पब्लिक इसके अगेंस्ट हो जाएगी, उन्हें मरवा दिया गया। और उसके बाद क्या होता है कि सुकरात के शिष्य प्लेटो ने उसके जीवन और विचारों के बारे में विस्तार से लिखा। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक, ये प्लेटो की पुस्तक है, आप नाम लिख लीजिएगा। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक, एंड पूछा भी जाता है किसके गुरु कौन थे, किसके चेला कौन थे, तो गुरु ही पूछा जाता है, तो प्लेटो के गुरु सुकरात थे। तो इसमें क्या हुआ, वहाँ पे इन्होंने ये मतलब उनका जो भी था कि उनकी विचारधाराएं जो थी उन्हें आगे विस्तार से लिखते हैं। और पुस्तक का नाम क्या है, किस पुस्तक में लिखते हैं, तो द रिपब्लिक में सुकरात के नाम से एक चरित्र गढ़ा और उसके माध्यम से इस सवाल की जांच पड़ताल की कि न्याय क्या है। यानी कि प्लेटो ने किसका वो दिया कि न्याय क्या है, हम न्याय ढूंढेंगे कि क्या है। एंड यह पुस्तक सुकरात और सिफिलस के बीच एक संवाद से प्रारंभ होती है। और इस संवाद के दौरान क्या होता है कि सिफिलस और उसके मित्र समझने लगते हैं कि न्याय की उनकी दृष्टि अपर्याप्त है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सुकरात ने, यानी कि सबकी दृष्टि वैसे भी हमने राजनीति से समझ लिया कि सबकी अलग अलग होती है। एंड इसमें क्या होता है कि सुकरात के तरीके में महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी दृष्टिकोण में निहित सीमाओं और असंगतियों को उजागर करने के लिए वह तर्क बुद्धि का प्रयोग करता है, और उसके विपक्षी आखिरकार स्वीकार करते हैं कि उनके वे विचार जिनमें वे जीते हैं चलने वाले नहीं है। यानी कि उनके जो भी विचार हैं जिनमें लोग जीते हैं वहाँ पे चलने वाले नहीं है। खैर, आप यदि इंटरेस्टेड हो तो आज के आज ही आप लोग थोड़ा बहुत गूगल से सर्च मार के, या बुक वगैरह हो आपके पास, तो सुकरात के बारे में, प्लेटो के बारे में, अरस्तु के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो काफ़ी बेटर रहेगा। आप अभी से जो मैं बताया करती हूँ प्लीज़ उस पर थोड़ा ध्यान दिया करिए। एंड मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि मतलब ये कैसी है, एक एनसीईआरटी के एक चैप्टर को मतलब 10 दिन चलता है। तो इसमें से बिल्कुल भी आप टीचिंग पे शक मत कीजिए। आप लोगों के भले के लिए है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, वरना आप तो खुद से ये चीज़ें कर सकते हैं, मेरी ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना, उसको कैसे ला सकते हैं, जो भी हमारे राजनीतिक थ्योरीज है उसे कैसे हम व्यवहार में उतार सकते हैं। तो यहाँ पे है कि इस पाठ्य पुस्तक में हमने क्या क्या देखे कि हमने स्वयं को राजनीतिक सिद्धांतों के सिर्फ एक पहलू तक सीमित रखा। यानी कि हमने स्वयं को, यानी खुद को, ये राइटर कह रहे हैं कि हमने स्वयं को अपने एक सीमित पहलू तक रखा है, और स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे सुपरिचित राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति, अर्थ और महत्व के बारे में ही हमने अध्ययन किया। यानी कि राजनीति में अभी हम ये सारी बातें ही देख रहे हैं कि स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, नागरिकता क्या है, बस अपने पे ही इसमें एक इसका पहलू ही देख रहे हैं। इसमें सीधी सी बात है, होता क्या है कि जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क आरंभ करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं कि इसका क्या अर्थ है, यानी कि इसका अर्थ क्या है और यह कैसे महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक सिद्धांतकारों ने बताया कि आज़ादी या समानता क्या है और इसकी विविध परिभाषाएं प्रस्तुत की है। गणित के विपरीत जहां त्रिभुज या वर्ग की सिर्फ एक परिभाषा होती है, राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आज़ादी या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि गणित के विपरीत, यानी कि जो मैथमेटिक्स हमारा होता है,
तो उसमें कि गणित में त्रिभुज या वर्ग की सिर्फ एक डिफिनेशन होती है कि त्रिभुज क्या हुआ, जो हमारा ट्रायंगल होता है या स्क्वायर होता है, तो उनकी हमारी यदि डिफिनेशन की बात करते हैं तो आप इसमें कहोगे कि 3 कोण होते हैं, इसमें कहोगे कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो हमारी एक ही डिफिनेशन हो गई और इसका फार्मूला भी एक ही होता है। कुछ तो अपना वाला आइडिया लगाते हैं, कुछ इसका मतलब जो भी मैथमेटिक्स है आप देखते हो कि यदि उसे सही तरीके से पढ़ा जाए या लिखा जाए, जिनका मैथ ऑप्शनल भी होता है, तो वहाँ पे जितने भी वैसे साइंस के सब्जेक्ट जितने भी हैं तो इनमें ना एक प्रॉफिट हमें रहता है। हालांकि हमें बेहतर टीचर नहीं मिल पाते, ये हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अदरवाइज इसमें इतना बेहतर रहता है ना ये चांस की, ना तो इसमें कोई आपको करंट अपडेट करना है, ना तो इसमें कोई झंझट है दुनिया भरे की, ना तो आपको इसमें जोड़ जगोड़ के लिखना है कि यहाँ से कैसे वहाँ से कैसे। क्योंकि साइंस की जो थ्योरी है वो एक बार यदि दे दी गई तो फिर वही मान्य होगी, ठीक है। यहाँ पे यदि हम हिंदी लिटरेचर ले रहे हैं तो इसमें हमें अब ये नहीं लिखना कि मतलब आलोचना में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा, फिर भारतेंदु जी ने क्या कहा, फिर अदर लोग जो थे वो उन्होंने क्या कहा। तो इतने सारे ये सब नहीं लिखना हमें, इनमें है कि हाँ एक ने ये सिद्धांत दिया, केपलर का सिद्धांत ये है तो है। सूर्य यदि पूर्व से उदित होता है तो होता है, अपने 10th क्लास की साइंस में पढ़े होंगे कि सूर्य कभी पूर्व दिशा में उदय नहीं होता है, ठीक है। अब ये भी आपको बहुत ही चंभा लग रहा होगा, तो हाँ ये सही है कि सूर्य कभी पूर्व दिशा में उदित नहीं होता है। तो अब उदित कहाँ होता है, उसके लिए आप लोग ना 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है या एनसीईआरटी या कोई नॉर्मल बुक भी है, मैं तो एक नॉर्मल बुक में ही पढ़ी थी, अपने स्टेट की बुक में ही, तो हालांकि ये सेम ही होती है। वहां पे आप देखिएगा कि उसमें ये लिखा हुआ है कि सूर्य कभी पूर्व से उदित नहीं होता। वो होता क्या है ना कि दक्षिणायन और उत्तरायण 15-15 दिन का रहता है ना, जो हमारा पक्ष रहता है कि आज शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो सूर्य दक्षिण पूर्व, हम कह सकते हैं कि सूर्य हमेशा दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व में उदित होता है, एग्जैक्टली वो पूर्व दिशा में नहीं उदित होता है। इसका मेन रीजन ये है, कुछ साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं। तो जब हम उसकी गहराई पे जाके पढ़ेंगे समझेंगे तभी तो है, और वहां पे यदि ऐसी बातें हैं तो फिर हमें वो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। यदि ब्लड का पीएच मान आज हमारा 7 है तो कल भी हमारा 7 रहेगा, 7 पॉइंट जितना भी हो हमारा होता है, ठीक है, 7.4 होता है शायद, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद हमारा वाटर का जो है वो 7 होता है, उदासीन होता है। तो अब इसमें क्या हो गया कि जो हमारा वाटर है, अब आज जो पीएच मान है, वाटर का पीएच मान का मतलब जो उसका मापने का स्केल है, उसमें वाटर को तो हम शुद्ध तभी मानेंगे जब 7 आएगा, ठीक है। अदरवाइज वो 7 से ज्यादा या कम हो रहा है तो उसको अम्लीय क्षारीय हम कह सकते हैं। तो वहां पे कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, जो एक बार हो गया सो हो गया। अब उसी को हमको क्या करना है, ना तो कोई बनावटी है, बस लिख देना है जितना भी है मैथ के फार्मूले वाइज फार्मूले, आप एक स्टेप बाय स्टेप सवाल लगाते जाओ, बहुत अच्छे खासे नंबर आते हैं। मैथ जिनका ऑप्शनल होता है उनके नंबर बहुत अच्छे, यानी कि साइंस का कोई भी ऑप्शनल हो, चाहे वो आपका केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, या कि आपका जो हमारा बायो है, या कि हमारा मैथमेटिक्स हो, इनमें हम यदि ऑप्शनल रखते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स हमें मिलते हैं। कोई इसमें कट तो होता ही नहीं है, यानी कि आपने इतना पैराग्राफ लिखा हमने, तो अब एग्जामिनर देखेगा कितने पैराग्राफ में हमें कितना कट करना चाहिए कितना नहीं। हमने साइंस में 2 लाइनें लिखी क्योंकि उसकी डिमांड 2 ही लाइनों की है, और वहां पे एग्जामिनर समझ जाएगा कि यस इसका मतलब ये है, इसकी डिफिनीशन ये है, बस इतना करना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यही इसमें बताया गया है, मैथ का एग्जाम्पल दिया गया है। तो थोड़ा सा अब आपको ऑप्शनल के बारे में भी पता चल गया होगा कि हम साइंस के भी किसी भी सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल बना सकते हैं यदि बहुत अच्छा है, एंड बहुत अच्छे के साथ साथ आपका टीचर बहुत अच्छा मिल जाए साइंस का, ठीक है। कि जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहे उसे पढ़ाने वाला या गाइड करने वाला, तब तो और 4 चांद लग जाते हैं आपके उसमें। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा है राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आज़ादी और न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू हैं। यानी समानता की परिभाषा अनेक है, कहीं पे अलग है, कहीं पे अलग है। हमने लोकतंत्र की डिफिनेशन देखी, अलग अलग है, हर जगह पे अलग अलग है, ठीक है। हमने देखा आज़ादी, आज़ादी का भी किसी का मतलब, आपका मतलब कुछ और पाना आज़ादी होगा, हमारा मतलब कुछ और पाना आज़ादी होगा। कई तरीके से हम इनमें दे सकते हैं। एंड क्या होता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि मतलब इसलिए है क्योंकि समानता जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। वस्तुओं के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है, यानी कि
जो बायो के जितने भी सब्जेक्ट हुए वो हमारे क्या है कि हम क्वांटिटी क्वालिटी इन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इसमें पूरा थ्योरेटिकल है, अपना जितना भी चाहे कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, हम मनुष्यों पे कर रहे हैं, मनुष्यों पे समानता का जो भी मुद्दा है वो उठाया जा रहा है या उनकी बात की जा रही है, तो वो अपनी अपनी राय रखेंगे। हमने देखा था ना कि मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो अद्वितीय है इस पृथ्वी पर। क्योंकि क्यों अद्वितीय है? क्योंकि वो उसके पास सोचने समझने की शक्ति है एंड अपनी बात को दूसरों के पास तक पहुंचाने या समझाने की शक्ति उसके पास है। वो मानव इसीलिए क्या है, अद्वितीय है। इसी चैप्टर में लिखा हुआ था। तो इसमें से ये चीजें होती है कि यदि हम समानता की बात करें, सबकी अपनी अलग अलग राय होगी और इन मतों को समझने और इससे तालमेल रखने की जरूरत होती है। ऐसा करने की दिशा में हम कैसे बढ़ सकते हैं, चलिए हम विभिन्न जगहों में समानता से संबंधित सामान्य अनुभव से शुरू करें, ठीक है। तो अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ये समानता जो है हमारा इक्वलिटी उसके बारे में। अगर क्या होता है कि आपने गौर किया होगा कि लोग अक्सर सरकारी कार्यालय यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह होते हैं वहां पे क्या होता है कि सरकारी जो भी कार्यालय है, डॉक्टर के प्रतीक्षालय, या आप थोड़ा सा जितने वर्ड में पढ़ रहे हो इमेज बनाते, इसकी इमेज बनाते चलिएगा, यदि गए होंगे जो भी सरकारी कार्यालय है, डॉक्टर का जो प्रतीक्षालय है, या दुकानों में कतार तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ऐसा करने वालों को पंक्ति के पीछे जाने के लिए कहा जाता है, तो हमें खुशी होती है। कई बार वे लोग निकल जाते हैं और हम ठगा सा महसूस करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हम जिनके लिए भुगतान करते हैं उन सामानों या सुविधाओं को पाने के समान अवसर चाहते हैं। इसलिए जब हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं, हम समझते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होता है। फिर भी अगर वृद्धों और विकलांगों के लिए अलग काउंटर हो तो हम समझते हैं कि उनके साथ विशेष बर्ताव न्यायोचित है। अब यहाँ पे देखिए कि इक्वलिटी है, ठीक है। तो अब इक्वलिटी हम बात करते हैं कि हमें समान अधिकार मिलने चाहिए। अब समान अधिकार में आप भी हॉस्पिटल गए होंगे, कभी भी किसी कार्यालय पे गए होंगे, आप कभी मतलब अब इतने बड़े हो चुके हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल तो जरूर गए होंगे। कोई कार्यालय ना गए हों तो मान सकती हूँ एक बार, बट हॉस्पिटल गए होंगे, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है, जब हम लाइन लगाते हैं उसमें जो पर्चियाँ वगैरह मिलती है उसके लिए भी लाइन लगती है, ठीक है। और अलग से भी तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम लाइन लगा रहे हैं या डॉक्टर को दिखाना है तो एक लाइन से जाना है, हमें पंक्ति में खड़े होकर ही जाना है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि हम ही अपने आप को बहुत महान मानते हैं, इतना बिजी मानते हैं, जल्दी करो, मतलब सबको इधर उधर धक्का मुक्की लगा के सबसे आगे पहुंच जाते हैं। और वहां पे जब सबसे आगे पहुंच जाते हैं या कोई भी वहां पे निकालने वाला हुआ तो वो मतलब हम खड़े हैं या दूसरे व्यक्ति को, वो हमसे मतलब घंटों से खड़े हम हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को बुला के उसे दे दिया जाता है। वहां पे भी हमें दुख होता है कि मतलब ऐसा कैसे हो गया, हम बगावत करना शुरू कर देते हैं। मतलब कहाँ की बीमारी कहाँ का कुछ, हम तो लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं कि हम घंटों से खड़े हैं, हमारा मरीज मर रहा है, यहाँ तुम उसको निकाल रहे हो। तो बहुत से आप लोग ऐसी सिचुएशन देखे होंगे, खैर मैं तो देखी हूँ, ठीक है। एंड आई होप कि आप सभी भी देखे होंगे। तो इसमें ये सी प्रॉब्लम्स होती है। और हाँ, लेकिन अब हम यहाँ पे इक्वलिटी की बात करेंगे कि वो भी समान था, हम भी समान था, फिर तुमने ऐसा क्यों क्यों, क्योंकि ये सरकारी संस्था है और यहाँ पे जितना हक तुम्हारा उतना हक हमारा है, ना तो तुम्हारे बाप का ना हमारे बाप का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हम यहाँ पे समानता के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन वहीं पे यदि उसी हॉस्पिटल में एक वृद्ध के लिए, जो भी वृद्ध बुजुर्ग महिला या पुरुष है, उनके लिए एक अलग पंक्ति तैयार कर दी जाए, ठीक है। कि वो उसी लाइन में खड़े होंगे, जो वृद्ध है उस लाइन में, या महिलाओं के लिए अलग पंक्ति रेडी कर दी जाए, पुरुषों के लिए अलग कर दी जाए। तो उसमें से क्या होगा कि हमें नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। क्योंकि हमें, लोगों की विचारधारा ये है कि उन्हें वो सुविधाएं देना न्यायोचित है, क्योंकि वो उसके हकदार हैं और उन्हें वो सारी सुविधाएं देनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम मतलब समानता को समझते हैं, राइट। अब इसमें बात करेंगे, ये होता क्या है कि लेकिन हम प्रतिदिन यह भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सक के पास इसलिए नहीं जा सकते कि उनके पास सामान या सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए रुपए नहीं होते। यानी कि बहुत से गरीब लोग क्या होते हैं कि वो चिकित्सक के पास इसलिए नहीं जाते, यू नो कि जब गरीब जाते हैं ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाए, तो उनका क्या रहता है
कि ये बहुत एहसान कर रहे हैं, साहब ऐसा कर दीजिए, साहब ऐसा करें। सच में यार देख के ना मतलब रूह काँप जाती है कि बेचारों की सोच भी वैसे ही बन जाती है, जबकि उनको ये नहीं पता होता कि ये हमारा हक है और ये इनकी गर्ज है, वो हमें करेंगे, कोई हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो होता है ना कि फिर जब मजबूरी होती है तो आदमी गधे को भी बाप बनाता है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब वो जाते नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, सुविधाएँ नहीं है, जो भी होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में तो और नहीं जाते हैं। इनमें से क्या होता है, कुछ लोग दैनिक मजदूर होते हैं जो घंटों पत्थर काटते हैं या ईंट पाथते हैं। अगर हम संवेदनशील हैं तो महसूस कर सकते हैं, मतलब करते हैं कि यह अनुचित है कि समाज में कुछ सदस्यों की जो भी बुनियादी जरूरतें भी पूरी ना हो। यानी संवेदनशील का मतलब थोड़ा बहुत भी हमारे अंदर यदि दिल है तो हम इतना तो एहसास कर ही सकते हैं कि वो लोगों की सिचुएशन क्या होती है। ठीक है। तो वहाँ पे उनकी कंडीशन जो होती है रियल में ना, आप सच्चाई जीवन की उनसे पूछो। हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो कुछ नहीं जानते, बकबका रहे हैं, ठीक है? आप सुन रहे हो, रईसी ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ पे हमें कोई मतलब जो चाहिए, जिस चीज़ पे हमने हाथ रख दिया वो हमारे पास है। हम जिसके पास कमी होती है ज़रा आप उससे पूछिए कि वो चीज़ उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। आज हमारा एक शूज़ फट गया, कल हमारे पास दूसरा शूज़ आ जाएगा। लेकिन पता नहीं वो कितनी बार अपनी चप्पलों को सिला-सिला के पहनते होंगे। उनका जो भी नीचे का सोल होता है वो भी घिस जाता है, फिर भी वो उसे घिसते रहते, पहनते रहते, क्योंकि दूसरा तो है ही नहीं, कपड़ों को सिल-सिल के पहन रहे हैं। और हम यहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर लेते हैं। तो हकीकत यदि कोई देखे और हकीकत में यदि हम कर पाए तो ही हमारे जीवन का कोई मतलब है। अदरवाइज किताबों को पढ़ के और मैं आपको पढ़ा के या आप हमसे पढ़ के या किसी और को ज्ञान बता के हम बहुत सिंपैथी वाले बने तो बिल्कुल गलत है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। कभी खुद पे तो सोचे कि हमने कितने गरीबों की हेल्प की है, कितने गरीबों को वो देखा है हमने, कैसी उनकी सिचुएशन होती है, कैसे क्या हमने कभी कोशिश की है कि उनकी प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकें? बिल्कुल नहीं, ठीक है? और उसके बाद हालाँकि कई सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं एंड बहुत हेल्प भी करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। मैंने भी ऐसे लोगों को देखा जो इतनी हेल्प करते हैं और इतने अच्छे होते हैं वो लोग कि अब कुछ मतलब भगवान का दूसरा अवतार आप कह सकते हो, ठीक है? और गरीबों के लिए वही भगवान भी होते हैं। मैंने एक बार ब आपको भगवान की भी डेफिनेशन बताई थी, तो हालाँकि मेरी इतनी औकात नहीं कि बता सकूँ। बस जो मेरा नज़रिया है कि भगवान कौन होता है, और मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया कि जो भी मतलब आप जिसके लिए अच्छा कर रहे हो, रियल में जिसको नीड है जिस चीज़ की आप उसे दे रहे हो, फुलफ़िल कर रहे हो, सो उसके गॉड आप ही हो और कोई नहीं है। हमारे मम्मी-पापा हमारे भगवान होते हैं। वो हम नहीं बताते, हमें कुछ चाहिए तो भी देते, बता दिए तो भी देते। आपको पता होगा कि आप कहीं यदि घर से बाहर हो, रूम लेके रह रहे हो, तो ज़रूर घर में फ़ोन आता होगा, घर से फ़ोन आता होगा, "बेटा कैसे हो? खाना खाए?" और ये तो ठीक है, "बेटा पैसे की ज़रूरत तो नहीं है? कितना पैसा चाहिए? कितना भिजवाना है?" वो ज़रूर पूछेंगे। और कोई पूछ ले तो बताइएगा कि और कोई पूछ रहा है इंसान आपसे कि, "बेटा क्या ये चाहिए आपको?" कोई नहीं पूछेगा आपसे, उनके अलावा। और बाद में हमारा रवैया जो उनके प्रति होता है, वो तो फिर भी देखने लायक होता है। और इसमें क्या होता है कि मतलब ये कुछ मज़दूर वग़ैरह जो होते हैं, वो ये सब नहीं कर पाते हैं। तब क्या होता है कि हम इस अनुभव से गुज़रते हैं कि समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी चाहिए, ताकि लोग अनुचित रूप से यानी कि शोषित ना हो और आर्थिक जो भी हमारे कारकों की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों के शिकार ना हो, ठीक है? और इस तथ्य पर गौर करें कि बहुत से बच्चे जो होते हैं स्कूल नहीं जा पाते, क्योंकि अपना पेट भरने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। और इसी तरह अधिसंख्य लड़कियों को स्कूल से इसलिए हटा दिया जाता है, यानी कि कई लड़कियां ऐसी होती हैं कि उन्हें हटा लिया जाता है कि माँ बाप के काम पर जाने के दौरान उन्हें कोई छोटे भाई, जो भी छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी होती है। हालांकि क्या होता है कि भारतीय संविधान में सभी को प्राथमिक शिक्षा पाने के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन यह अधिकार मात्र औपचारिक बनकर रह गया है। फिर हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों और उनके माँ बाप के लिए सरकार को कुछ ज़्यादा ही करना चाहिए ताकि वे स्कूल जा सके। यानी कि कुछ लड़कियां जो होती हैं, हर टाइम पे उन्हें कंप्रोमाइज़ करना होता है। घर में हुआ, मायके में है तो कंप्रोमाइज़ करो, ससुराल में हो तो कंप्रोमाइज़ करो। मतलब उनकी लाइफ कंप्रोमाइज़ है कि भैया तुम लड़की हो, करना ही पड़ेगा। और नहीं करोगी
तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। यानी कि मैंने ऐसा भी देखा है कि सपोज मान के चलिए, यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल जो मैं झेल के बैठी हूँ। तो इसमें क्या होता है कि यदि हम सपोज भाई है मेरा और मैं हूँ, ठीक है। अब हम दोनों क्या कर रहे हैं कि यानी कि मुझे करनी है यूपीएससी की प्रिपरेशन। मुझे पता है कि यूपीएससी हमसे क्या चाहता है। यहाँ पे हमें जब तक हम अपना हार्ड वर्क नहीं देंगे, यूपीएससी यानी कि 10 से 12 घंटे 14 घंटे हम पढ़ाई नहीं करेंगे, निकलने वाला नहीं, वो सपना सपना ही रह जाने वाला, ठीक है। हमारा क्लर्क भी नहीं निकलने वाला। लो, अब क्या करना, मजबूरी क्या है हमारी, हम लड़की हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, हम लड़की हैं, हमारी ये मजबूरी है। हमारे भाई साहब को कुछ नहीं करना, वो क्या करते हैं, घर में सारा दिन बैठे रहते हैं, आराम की रोटियां खा रहे हैं। आप उनसे एक उम्मीद नहीं कर सकते हो, और दे कौन रहा, बना के आप ही कर रहे हो, ठीक है। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वो एक बाल्टी पानी लाके आपके लिए रख देंगे, कि आपका थोड़ा काम आसान हो जाए, आपका टाइम बच जाए, तो क्या हो कि वहां पे आप पढ़ाई कर सको। क्योंकि यह जो हमारा पितृसत्तात्मकता है वो अभी भरी हुई है, ठीक है। लोगों के, आज भी लड़कों के मन में कहीं ना कहीं ये बात तो बिल्कुल, घर में तो राजा होते हैं, बिल्कुल रईस होते हैं, और मम्मी लोगों भी बोलती हैं कि मतलब ऐसा होता है। तो मैंने ऐसी कुछ सिचुएशन देखी है कि वहाँ पे वो जो है बेटी, वो पढ़ना चाहती है, पढ़ भी रही है किसी तरीके से, जो भी चल रहा है कि चलो रोटी बनाते ही कुछ कर लेते हैं, या कुछ कहीं पे चावल लगा रहे उसको, मतलब पकाते पकाते ही कुछ कर लेते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं से रास्ता तो निकालना पड़ता है। लेकिन वहीं पे यदि 2 मिनट ये देख लेते कि वो चावल पक रहा है या नहीं, तो क्या होता, थोड़ा इसका काम आसान हो जाता, अपनी प्रॉपर तरीके से ये तैयारी कर सकती थी। जबकि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बस कुछ भी नहीं कर रहे हैं, घर पे ओनली खाने के लिए हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। तो वहाँ पे क्या होती है कि कंडीशंस बहुत बुरी होती है, इसीलिए हर लड़कियों को हर जगह मात मिलती है। और जो भी आगे बढ़ती हैं, जरा उनसे उनकी कहानी पूछिए, दारुण दुख पूछिए कि क्या होते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें होती है। हालांकि कोई मेरे जैसे हो कि अपने हक को पाने के लिए फिर जितना लड़ना चाहे लड़ सकती है, तो उसमें से फिर कोई कुछ कर भी नहीं सकता हम लोगों का, ठीक है। यदि हमने कह दिया नहीं करना तो नहीं करना, काम जाए तुम्हारा तेल लेने, हमें नहीं करना है, तो फिर कोई हमसे जबरदस्ती भी नहीं करेगा, कितने दिन करोगे। तो इसमें से कुछ ऐसी होती हैं कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, तुम कुछ भी करो, मुझे वीडियो बनानी है तो बनानी है, ठीक है। तो अब आप लोगों को भी कुछ ऐसा, हालांकि ऐसा नहीं है, लड़कियां फिर लड़कियों को भी लगाता है यार कि मम्मी काम करे, कुछ ऐसा वैसा तो करना पड़ता है, इसमें कोई वो भी नहीं है। लेकिन जब यदि कोई मजबूरी हो, तब की मैं बात कर रही हूँ कि कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि हमारी क्लास चल रही है, तो आप भी भाई बहन किसी के होंगे, तो इतना तो हम हेल्प बनती है ना, कि यदि मेरी बहन की क्लास चल रही है तो मैं ही जाके थोड़ा सा चाय बना देता हूँ, या किसी को, कोई घर पे आया है, गेस्ट आया है, तो बहन को ना बुला के खुद मैं ही जाके पानी वानी दे देता हूँ। तो कुछ ऐसे थोड़े बहुत हम काम कर सकते हैं, हालांकि लड़कियां करती हैं, ऐसा नहीं है। एंड आज का जो परिवेश है वो काफ़ी सुधर भी रहा, मम्मी पापा भी अब अच्छे हो गए हैं, ठीक है। तो पहले हालांकि वो सिचुएशन थी और उस हिसाब से सही भी था। अब क्या होता है कि इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समानता के बारे में हमारे विचार काफ़ी जटिल हैं। अब यहाँ पे लड़के लड़की में ही असमानता हमें दिख रही है। जब हम क्या करते हैं कि पंक्तिबद्ध होते हैं या खेल के मैदान में होते हैं, हम समान अवसर चाहते हैं। जब हम किसी अक्षमता यानी कि अक्षमता के शिकार होते हैं, तो हम किसी मतलब कि हम चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान किए जाए। लेकिन जब हम बुनियादी ज़रूरतों यानी कि बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते हैं, तब समान अवसर मिलना यानी कि जो भी हमारे समान अवसर की हम उम्मीद करते हैं, तो मिलना ही पर्याप्त नहीं है। हमें स्कूल जाने या संसाधनों, रोजगार, अच्छा वेतन और रियायती अस्पताल आदि का समुचित बंटवारा जैसे अग्रगामी उपायों से सहायता पाने में समर्थ बनाया जाना चाहिए। और इसका अर्थ यह हुआ कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी एजेंसी को जिम्मेवार बनाने की ज़रूरत है। और इस प्रकार क्या होता है कि हमारे पास समानता की अनेक परिभाषाओं के होने की वजह यह है कि समानता का अर्थ अप्रसंग पर निर्भर करता है। हमने इसके उस अर्थ से शुरुआत की जो स्वयं हमारे लिए, और फिर हमने इसका विस्तार गरीब, वंचित और बूढ़े बुजुर्गों आदि बाकी लोगों के लिए भी यहाँ पे हमने बात की है। और हमने अर्थ की कई परतें खोली। हम पूर्ण रूप से समझे बगैर राजनीतिक सिद्धांत
गढ़ते रहे, ठीक है? यानी कि अभी हम पूर्ण रूप से इसको समझे बगैर कि ये सारी चीज़ें होती कि लिंग में असमानता दिख रही है, हमें भेदभाव दिख रहा है, जाति में दिख रही है, हमें वर्ग पे दिख रहा है, कहीं पे काम हो रहा वहाँ पे दिख रहा है, हमें अमीरी-गरीबी पे दिख रही है। तो इनको समझे बिना ही हम राजनीति के यदि मुद्दे पे जाएँ, तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं होगा। एंड इसके यहाँ से आगे से मैं कल बात करूँगी आपसे और इसको भी अच्छे तरीके से समझूँगी। एंड समानता का मुझे नहीं लगता कि मैंने वैसे जितना एक्सप्लेन कर दिया बहुत है, और बहुत पहले भी हम लोग ये एक-एक चैप्टर थे हमारे और अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं। तो अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो यदि मैं जल्दी-जल्दी भी बढ़ना चाहूँ तो उसमें आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है? अब यहाँ से अब हम चलते हैं और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।